Hello everyone, welcome to WowEyes. Now today we'll discuss our current affairs for 3rd of June. Okay, so here's a content list for today. आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. So please subscribe to our टेलीग्राम चैनल. Also please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Now सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस विच वेंट बिटवीन मुंबई एंड पुणे. ओके, उसको 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. नाउ जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ डेप्सांग प्लेन नियर LAC. यहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स का प्रेजेंस पाया गया है. ओके, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसीलिए क्योंकि जो अगली न्यूज़ है अबाउट द चांगपा ट्राइब दैट इज़ रिलेटेड टू दिस न्यूज़. ओके, चांगपा ट्राइब के जो पास्चर लैंड्स होते थे ये बेसिकली नोमैडिक ट्राइब है जो गोट्स और याक्स को रखते हैं, और इन्हीं के पास्चर लैंड्स को चाइनीज़ ट्रूप्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है. तो जो पश्मीना गोट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ रेडियो लाइट फ्रॉम सन्स कोरोना. ओके, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड्स द सन्स कोरोना और उससे कोरोना की हीटिंग होती है. तो ये एक फिनोमेना काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट को परेशान कर रहा था कि कोरोनल हीटिंग कैसे होती है, और कुछ एविडेंसेस नहीं थे कि जो सन में मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स होते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं था. तो अब वो कुछ एविडेंसेस मिले हैं, दैट वी विल डिस्कस. नाउ अगला जो टॉपिक है दैट इज़ डाउनग्रेड ऑफ इंडियाज़ रेटिंग बाय मूडीज़. तो मूडीज़ ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है Baa3 फ्रॉम Baa2. ओके, तो ये देखेंगे कि क्यों, क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है और आगे क्या करना चाहिए. नाउ द लास्ट टॉपिक विल बी सीजिंग द मूवमेंट एट द WHO. वी ऑल नो WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इंडिया चेयरमैन बन गया है. तो अब इंडिया को कैसे जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है WHO में लाइक द US चाइना राइवलरी, उसको कैसे नेविगेट करना है और क्या क्या एजेंडा होना चाहिए WHO में इंडिया का. ओके, जिससे वाइडर पब्लिक को फ़ायदा मिले. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके सर, जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ द डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस. ओके, जैसे मैंने आपको बताया इसको 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये मुंबई से पुणे के बीच चलती थी. ओके, इसको चलाया गया था द ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवेज़ ने. ओके, GIPR, जो कि आज के टाइम पे कहलाता है सेंट्रल रेलवेज़. ओके, तो GIPR वाज द फोर रनर ऑफ सेंट्रल रेलवेज़. तो काफ़ी सारे फर्स्ट से ट्रेन के वो सब हम देखते हैं. तो वे पहली डीलक्स ट्रेन थी. ओके, जो कि सर्व करती थी दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को, मुंबई एंड पुणे. इसमें इवन रेस स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जाती थी. जो भी रेस एंथुजियास्ट होते थे मुंबई से पुणे जाते थे रेस देखने के लिए, तो रेस स्पेशल ट्रेन भी चलाता था GIPR. ओके, नाउ अगली जो चीज़ है कि ये इसको स्टीम इंजन से कभी नहीं चलाया गया. ये हमेशा इलेक्ट्रिफाइड इंजन से ही चलती थी और कभी कभी डीजल इंजन का भी यूज़ होता था. नाउ अगली जो चीज़ है वो ये है कि ये फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन थी इंडिया की, फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक हॉल ट्रेन थी, फर्स्ट वुमेन ओनली कार इसमें लगी थी, और फर्स्ट ट्रेन टू फीचर अ डाइनिंग कार. मतलब काफ़ी सारे फर्स्ट थे इस ट्रेन के. ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. अगला टॉपिक है हमारा डेप्सांग प्लेन नियर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. सो डेप्सांग प्लेन हमारा जो है वो एक काफ़ी कम प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स जा सकते हैं, एंड डेप्सांग प्लेन इज़ वन ऑफ देम. सो इसलिए चाइनीज़ ट्रूप्स के वहाँ पे प्रेजेंस काफ़ी कंसर्न शो करता है हमारे लिए. अब नाउ हमारा जो LAC पे जो विवाद है वो यही है कि दो लाइंस हैं. एक हैं जो वेस्टर्न सेक्टर है, खासकर दिस इज़ द वेस्टर्न सेक्टर. वेस्टर्न सेक्टर में जो भी डिस्प्यूट है वो दो लाइंस को रिलेटेड है. वन इज़ द मैकडोनल्ड लाइन एंड द अदर इज़ द जॉनसन लाइन. तो इंडिया मानता है कि जॉनसन लाइन सही है और चाइना मानता है कि मैकडोनल्ड लाइन सही है. आप ये मैप में देख सकते हैं, जो ब्लू रीजन है दिस इज़ द जॉनसन लाइन. ये इंडिया मानता है कि ये हमारा रीजन है. इसके तहत जो अक्साई चीन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. दिस अक्साई चीन इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. अब जो मैकडोनल्ड लाइन है, दिस वन मैकडोनल्ड लाइन, इसके तहत जो अक्साई चीन है वो चाइना की टेरिटरी में, और चाइना मानता है कि मैकडोनल्ड लाइन इज़ करेक्ट. ओके, सो ये पूरा हमारे परसेप्शंस हैं अलग अलग. अब आप ये देख सकते हैं कि चाइनीज़ ट्रूप्स और अंदर आए हैं, तो इंडियन लाइन ऑफ परसेप्शन अभी प्रेजेंटली ये है, चाइनीज़ लाइन ऑफ परसेप्शन ये है, लाइन ऑफ कंट्रोल इज समवेयर इन बिटवीन दीज. ओके, सो यही बेसिकली जो पूरा डिस्प्यूट है वो यही है ना. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है वो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख प्लेन्स
कंट्रोल करता है। और जो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख प्लेन्स है दैट इज़ द अक्साई चेन, इसको इंडिया क्लेम करता है बट इस पर कंट्रोल जो है वो अभी प्रेजेंटली चाइना का है। ओके, तो जो करंट मूव है जैसे कि चाइनीज़ ट्रूप्स की आपको प्रेजेंस दिख रही है डेप्सांग प्लेन में, तो ये रिफ़्रेश करती है 1962 वॉर की मेमोरीज़ को, जब पूरा डेप्सांग प्लेन चाइनीज़ ट्रूप्स ने घेर लिया था। इवन बीच बीच में चाइनीज़ ट्रूप्स आते रहते हैं डेप्सांग प्लेन पे अपना टेंट्स वेंट्स उनने कभी कभी पिच कर दिए हैं, तो वो इंडिया को पूरा एफर्ट डाल के उनको हटवाना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स जा सकते हैं और अगर ये पॉइंट चोक हो जाएगा तो जो मिलिट्री सप्लाईज़ हैं वो उनका होना बहुत टफ हो जाएगा। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो प्रीवियस न्यूज़ से रिलेटेड है, डेट इज़ अबाउट द चांगपा ट्राइब। ओके, सो चांगपा ट्राइब में बेसिकली दो तरीके के चांगपास होते हैं। एक होते हैं फाल्पा विच आर द नोमेडिक वंस, ये हमेशा नोमेडिक हर्ड्स में रहते हैं और इधर उधर जाते रहते हैं। नाउ द अदर वन इज़ द सेटल्ड वंस, जो एक ही जगह पे रहते हैं और एग्रीकल्चर एंड बाकी चीज़ें करते हैं, तो दैट इज़ द फांगपा ट्राइब। ओके, तो चांगपा में फाल्पा हो गए और फांगपा हो गए। नाउ जो फाल्पा हैं बेसिकली ये हेनले वैली में अपने जो गोट्स हैं इनके पास, याक्स हैं, उनके फूड के लिए उनको चराने के लिए जाते हैं। ओके, तो पास्चर लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास्चर लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नाउ अब हुआ क्या, चूमूर और डेमचौक जो एरिया है लद्दाख का, वहाँ पे चाइनीज़ ने इंटरूट किया हुआ है और ये 15 किलोमीटर इवन अंदर आ गए हैं डेमचौक एरिया के। तो जो पास्चर लैंड्स हैं इन नोमैडिक ट्राइब्स के, इन पे कब्ज़ा हो गया है चाइनीज़ का। अब ऐसा हुआ है तो क्या हुआ कि जो इनकी गोट्स हैं, याक्स हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है और उससे क्या हो रहा है कि ये काफ़ी मर रही हैं। देयर इज़ अ सर्ज इन द डेथ्स ऑफ पश्मीना गोट्स एंड याक्स। ओके, अब ये गोट्स जैसा कि हम सब जानते हैं इनसे पश्मीना वूल मिलता है, पश्मीना गोट्स हैं ये, एंड विच आर पार्ट ऑफ द कश्मीर गोट्स, लार्जर कश्मीर गोट्स। ओके, तो पश्मीना आपको इन्हीं से मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा फाइबर है इसका और ये काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता है। तो नाउ जो चांगपास हैं दो स्पीक चांगशकट। ओके, अ डायलेक्ट ऑफ द तिब्बतन एंड प्रैक्टिस तिब्बतन बुद्धिज़्म। ओके, नाउ द करेंट इशू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्टिवेबल लोलैंड्स को चाइनीज़ उनने घेर लिया है और जो पश्मीना गोट्स हैं, याक्स हैं, उनको खाना मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो यही इस पूरे टॉपिक का मुद्दा है। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो लाइट फ्रॉम सन्स कोरोना। तो सन्स के काफ़ी सारे पार्ट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले। नाउ जो कोरोना है दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन और ये एक्सटेंड करती है एनवायरनमेंट में फॉर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। ओके, ये काफ़ी गर्म लेयर है, टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है 10 लाख केल्विन तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ जो सरफेस है सन का, क्रोमोस्फेयर, वो भी उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है बट कोरोना से कम रहता है। और साइंटिस्ट को हमेशा ये एक मिस्ट्री लगी है कि ऐसा क्यों होता है, कोरोना का टेम्परेचर क्रोमोस्फेयर से ज़्यादा क्यों होता है। तो अभी एक रेडियो टेलीस्कोप है दैट इज़ MWA रेडियो टेलीस्कोप, मर्चिसन वाइटफील्ड अरे। ओके, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इसने ये पता लगाया है कि कोरोनल फ्लैशेस होते हैं, मतलब मैग्नेटिक एक्सप्लोजन होते हैं सन के सरफेस पे, मैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड्स द कोरोना। ओके, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड, तो वो इसके प्लाज्मा को, जिससे कोरोना बना हुआ है, वो प्लाज्मा को हीट अप कर देते हैं और इसलिए कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ओके, सो यही ये पूरा टॉपिक है। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास एविडेंसेस काफ़ी कम थे। एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट थे यूजीन पार्कर, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने बोला था कि ऐसे मैग्नेटिक एक्सप्लोजन सन के सरफेस पे होते हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं था। अब ये प्रूफ हमको मिला है इन रेडियो फ्लैशेस के ज़रिए। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं इनका हमको प्रूफ मिला है, हमारे रेडियो टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया है। तो यही ये पूरा टॉपिक है ना, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। वैसे मैंने आपको पूरा क्रक्स समझा दिया इसका। सो टाइनी फ्लैशेस ऑफ रेडियो लाइट, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये टाइनी फ्लैशेस ऑफ रेडियो लाइट सन के सरफेस से आउटर उसमें निकलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, जिससे कोरोना का टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, नाउ द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ अ मैग्नेटिक एक्सप्लोजन ऑन द सन, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं था till date that the tiny magnetic explosions originally referred to as nanoflares
बाय अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिस्ट यूजीन पार्कर। ये भी मैंने आपको बताया, इन्हें नैनो फ्लेयर्स का पता तो लगाया बट एविडेंस नहीं था, तो वो एविडेंस हमको मिल गया है। नाउ अगेन मर्चिसन वाइटफील्ड अरे, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। इसने ये पता लगाया ये एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है विच इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इसने इसका पता लगाया और ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से बने हुआ है। इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया सच एज इंडिया, कनाडा, चाइना और भी काफ़ी सारे। ओके, ना अगला टॉपिक है हमारा मूडीज़ डाउनग्रेड इंडियाज़ रेटिंग। तो मूडी ने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, तो वो हम देखेंगे। ओके, तो Baa3 कर दिया है इंडिया की रेटिंग को फ्रॉम Baa2। ओके, अब ये क्यों किया है, तो उसके 4 मेन रीज़न हैं और उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। तो आप ये 4 मेन रीज़न समझ लीजिए, आपको पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न है वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 2017। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उनने काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। ओके, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जीएसटी आया आपका। ओके, फिर लेबर कोड्स लाने की बात कही गई कि लेबर कोड्स लाएंगे, लेबर लॉस को थोड़ा ईज़ करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी उनको लगा कि काफ़ी बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो मूडी ने उसी टाइम पर अपनी जो रेटिंग थी उसको अपग्रेड किया था। ये रेटिंग अपग्रेडेड रेटिंग है। ओके, उसको अपग्रेड किया था, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो रहा वो काफ़ी वीक रहा इन रिफॉर्म्स का। नाउ जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर अ सस्टेन पीरियड। वी ऑल नो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे जो उसकी ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। पहले एक टाइम पे 9% थी, फिर 9% से कम हुई, 8% पे आई, फिर 8 से 7 हो गई और अब तो शायद 6 की रेंज में चल रही थी और अब तो कोरोना वायरस आ गया तो दैट इज़ गोइंग इनटू अ रिसेशन फेस। तो ये एक कारण है, सेकेंड फैक्टर। और द थर्ड फैक्टर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन इन द फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट्स। ओके, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है और कोविड के चलते तो और ये ज़्यादा एनहेंस हो गई है प्रॉब्लम कि सरकार ने पैसे तो लिए हैं और उस पर लौटाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये बात सोचने वाली है। तो फिजिकल पोजीशन गवर्नमेंट्स की काफ़ी वीक हुई है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल बोथ अलाइक। ओके, नाउ जो चौथा फैक्टर है दैट इज़ द राइजिंग स्ट्रेस इन इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर। एनपीएस की प्रॉब्लम जग जाहिर है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस नेगेटिव आउटलुक का मतलब क्या है, तो इट शोज म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम डीप स्ट्रेसेस इन द इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल सेक्टर टुगेदर। तो बेसिकली क्या बात है, इकोनॉमी आपकी कम है। ओके, इकोनॉमी रिसेशन फेस में जा रही है अभी, तो उससे क्या हो रहा है, जो आपके एनपीएस थे वो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम एग्जाजरेट हो जाएगी, एनपीए वाली, एग्जाजरेटेड एनपीएस। ओके, इससे क्या होगा, बैंक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगी और बैंक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगी तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो फिर इकोनॉमी को झटका लगेगा। मतलब ये म्यूचुअली रिस्पॉन्सिव हैं। अगर इकोनॉमी को घाटा हो रहा है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रही है तो इकोनॉमी को और ज़्यादा घाटा हो रहा है। मतलब ये पूरी लूप है, एक पूरी साइकिल है। तो यही बात है कि इसलिए इसको आउटलुक, जो नेगेटिव आउटलुक असाइन किया गया है, इसलिए किया गया है। अब परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। अब ये चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, रिजिडिटीज़ इन लेबर लॉज, हमारे जो लेबर लॉज हैं वो फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, और फाइनेंशियल सेक्टर की जो रिस्क हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ओके, नाउ क्या इसमें कोविड रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आर्टिकल कहता है कि नहीं, कोविड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोविड ज़रूर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको एग्जाजरेट करता है, जो पहले से जो प्रॉब्लम्स थी उसको उसने बढ़ाया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सारी पहले से ही मौजूद थी इंडियन इकोनॉमी में। ओके, नाउ अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे इस डाउनग्रेड के, तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन होगा वो हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना अब रिस्कियर हो जाएगा। तो अभी तक गवर्नमेंट अपने अच्छे क्रेडेंशियल्स दिखा के लोन लेती थी और उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट जब लोन लेगी तो उसको इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ओके, और उसको इतनी आसानी से पैसा नहीं जुटाने को मिलेगा। दूसरा, जो हम इंटरनेशनल मार्केट से हमारी कंपनीज़ और पीएसयूज़ बोरो करती थी इंटरनेशनल मार्केट से, वो भी अब उनके लिए टफ़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेटिंग कम हो गई है, आपकी विश्वसनीयता घट गई है, बेसिकली क्रेडिबिलिटी आपकी कम हो गई है, तो आपको पैसा बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था ना। अगला आर्टिकल है हमारा सीजिंग द मोमेंट एट द डब्ल्यूएचओ। तो ये एक ओपेड है और ये बेसिकली बताता है कि आपको कैसे नेविगेट करना है थ्रू द पॉलिटिकल टर्मोइल। वी ऑल नो यूएस और चाइना की राइवलरी है। यूएस ने बोला है कि हम फंड का जो उनने फंड फ्रीज कर दिया है वो अभी टेम्पोरेरी है, लेकिन परमानेंट करने की धमकी दी है अगर 30 दिन में रिफॉर्म नहीं करता डब्ल्यूएचओ। दूसरी ओर चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने और एडिशनल 2 बिलियन प्लेज किए हुए हैं। ओके, तो ये बेसिकली
एक कोल्ड वॉर सा चालू हो गया है विद इन द WHO। अब इंडिया इसका चेयर बन गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। ओके, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इंडिया चेयर है। तो अब उसको कैसे काम करना चाहिए कि वो इस पॉलिटिकल टर्मोइल को भी नेविगेट कर ले आसानी से, और दूसरी चीज़ें जो सराउंडिंग इश्यूज़ हैं WHO के, जैसे कि पेंडेमिक है अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा जो इशू है, उसको कैसे अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। ओके, तो यही इस पूरे ओपेड का जो मेन मोटिव है वो यही है। नाउ वी शैल सी। तो इस ओपेड में 5 ऐसे एलिमेंट्स बताए गए हैं जो इंडिया को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ओके, तो सबसे पहला है सेट एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एज अ प्रायोरिटी, विच इज़ ट्रू। हमारे यहाँ अभी सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ कोविड, और उसी को हमको अपनी प्रायोरिटी बना के रखना है। वंस द चेन ऑफ ट्रांसमिशन इज़ ब्रोकन, तो हमको ये देखना है कि जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ उसका ओरिजिन क्या था। ओके, नाउ दूसरी चीज़ ये है कि चाइना अभी तो रजिस्ट कर रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस, बट इस आर्टिकल का कहना है, इस ओपेड का ये कहना है कि चाइना का खुद का इंटरेस्ट है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कराता है तो वो खुद भी सेफ़ हो रहा है, क्योंकि वुहान और अदर जो प्लेसेस हैं वहाँ के जहाँ पे वायरस हुआ उसमें फिर री इंट्रोड्यूस हो सकता है वायरस। तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो चाइना के हित में ही है। ओके, नाउ जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ रिव्यूइंग द अर्ली रिस्पॉन्स ऑफ चाइना इन द WHO टू द आउटब्रेक। क्या क्या रिस्पॉन्स किया, क्या वो सफिशिएंट था या वो सफिशिएंट नहीं था, वो हमको देखना है और फिर उसको एड्रेस करना है कि कैसे हम अपनी जो फर्दर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हैं, कैसे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ओके, तीसरा जो इसमें एलिमेंट बताया दैट इज़ टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन फॉर ऑल। एक बार जब वैक्सीन डेवलप हो जाती है तो जो इशू आएगा वो आएगा कि सबको उसको अफोर्डेबल कैसे बनाना है। तो इस आर्टिकल सजेस्ट करता है कि जो WTO का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो रिजीम है उसको हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि जो वैक्सीन हैं वो हर किसी को अवेलेबल हो पाएँ, और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें ये अलाउड है। चौथा, ताइवान इशू एट WHO, इंडिया मस्ट स्टे अलूफ। इस ओपेड का ये कहना है कि ताइवान इशू में इंडिया को अलग रहना चाहिए और इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक इशू है। अभी डोमेस्टिक इशू कैसे है, वो ऐसे है कि 2016 में जब ताइवान ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, तो डेट वाज अंडर जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2758, विच सेड दैट ताइवान इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब एज पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब ताइवान ये नहीं चाहता, ताइवान चाहता है कि वो एज एन इंडिपेंडेंट एंटाइटी पार्टिसिपेट करे। तो इस ओपेड का कहना है कि ऐसी ताइवान को कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रो इंडिपेंडेंट उनकी गवर्नमेंट है, दैट इज़ ओके, बट ऐसा नहीं है कि ताइवान को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जा रहा है। ताइवान खुद नहीं चाहता है कि वो एक डिपेंडेंट एंटाइटी के तौर पे पार्टिसिपेट करे। तो वो ताइवान की प्रॉब्लम है और चाइना की प्रॉब्लम है, और हमको इससे दूर रहना चाहिए। अगला और जो लास्ट एलिमेंट है वो है ग्लोबल बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वी ऑल नो कि जो 2/3 ऑफ वायरल इन्फेक्शंस हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के कंजम्पशन और इनके ही ट्रेडिंग से आते हैं। तो हमको ग्लोबल बैन लगाना चाहिए कंजम्पशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पे। ओके, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम जितनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस पहुंचा रहे हैं उसके बहुत वाइडर हमको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं एक टाइम बाद, तो वो हमको उस पर रोक लगानी चाहिए। तो यही सारे 5 एलिमेंट्स थे जो इंडिया को इन पे एक्ट करना चाहिए। ओके, और ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको नेविगेट करना, तो इंडिया को काफ़ी ओपननेस के साथ और ऑनेस्टी के साथ इसको नेविगेट करना पड़ेगा। तो यही ये सोपेट का सजेशन था। यह हमारा आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। हम कल मिलेंगे। थैंक